नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम विवाह के टॉपिक को लेके चल रहे थे कि शादी का समय हम कुंडली में प्रॉमिस कैसे देखें कि हमारी कुंडली में विवाह का प्रॉमिस कैसा है। जैसे प्रॉमिस का मतलब होता है कि कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो हमें बताते हैं कि विवाह समय पर होगा या विलंब से होगा, कितना विलंब से होगा इसकी भी कैलकुलेशन होती है, और कब होगा ये हम उसको आगे लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पहले लिया था कि शादी में हम क्या क्या देखते हैं। तो अगर हमें किसी का विवाह देखना है, चाहे वो किसी लड़के का हो या लड़की का, तो हम उसमें सप्तम भाव को देखते हैं और भावेश को देखते हैं। जो भी ग्रह सप्तम भाव का स्वामी बनता है वो सप्तमेश या भावेश कहलाता है। और कारक को देखते हैं। अब कारक जो होते हैं वो लड़कों के लिए तो कारक शुक्र बनता है और लड़कियों के लिए कारक बनता है गुरु। लेकिन फिर भी शुक्र को एक यूनिवर्सल मैरिज का कारक भी माना जाता है। मतलब लड़कियों की कुंडली में हम गुरु को तो देखेंगे ही एज ए सप्तम भाव के कारक के तौर पे, पर शुक्र की पोजीशन भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है तो वो भी वैवाहिक सुख में पूरा नहीं, मतलब उसको होने देता है, वैवाहिक सुख में बाधा डालता है, वैसे समझ सकते हैं। तो वैसे लड़कों के लिए जब हम देखते हैं, बॉयज़ के लिए, वर के लिए वर की कुंडली देखते हैं, तो उसमें सप्तम भाव, भावेश, भाव कैसा है, भाव तो पीड़ित नहीं है या भाव कितना अच्छा है, और भावेश कितना अच्छा है, शुभ युक्त है, शुभ दृष्ट है, वो देखते हैं। और शुक्र को पूरी तरह देखते हैं, है ना। तो तब हमें पता चलता है कि विवाह का संयोग कैसा दिख रहा है। तो ये होता है प्रॉमिस, कि हमारी कुंडली में क्या प्रॉमिस है, क्या वादा है कि हमको क्या मिल सकता है। इसी तरीके से आज हमने मेन टॉपिक लिया है विवाह में विलंब का। विवाह में विलंब का ये कैसे देखा जाता है कि शादी मतलब डिले होगी। डिले में भी अब देखिए, डिले का देश काल पात्र से ये चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे एक ज़माना था कि 18 साल की लड़कियों की और 21 साल के लड़कों को शादी के योग्य माना जाता था, और फिर वही समय सही माना जाता था। ये बात 60s के पहले की है। और 60 के बाद करते करते 80 तक आते आते 21-22 साल की लड़कियां, 23 साल की लड़कियों की शादी होने लगी। और अब इधर आके 90 के दशक में जो बच्चे पैदा हुए, तो अब 2000 जो सन आया है, तो इसमें तो बच्चे लड़कियां ही 27-28 में बात करना शुरू करती हैं, 25 तक तो बात ही नहीं करना चाहती हैं। तो अब आज के हिसाब से हम देखेंगे, मतलब अगर आजकल की, जैसे अब हमने तो ये 1980 की कुंडली लगाई है यहाँ पर एक, जिसमें हम विलंब कैसे कैसे हमने उसमें विलंब कैलकुलेट करके बताएंगे आपको कि कैसे कैसे हुआ। लेकिन अगर आजकल जो बच्चे शादी लायक हैं तो नॉर्मली सब 90, 91, 92, 93 वॉर्न है। तो मोस्टली सभी बच्चे 28, 29, 30 साल या उससे अधिक के ही हैं। तो वो अब क्या हो गया है कि अब मैरिज की एज जो वो 18 या 21 होती थी वो बढ़ गई है। अब लड़कियों के लिए वो हो गई है 25, 26, 27, 28, इवन 30 में भी जाके लड़कियां अब शादी कर रही हैं। तो अब डिले तो उसके और आगे लगेगा, ठीक है ना। जो एप्रोप्रिएट इस जमाने में एक हर वर्ग में भी अलग अलग चलता है। कुछ वर्गों में जल्दी शादियां होती हैं, कुछ इलाकों में जल्दी शादियां होती हैं, कुछ जैसे अब गुजरात का माहौल है तो यहाँ कंपैरेटिवली जल्दी शादी होती है। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में और पंजाब साइड आप जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा डिले शादी होती है। कुछ स्पेसिफिक रिलीजन्स भी हैं जिनमें लेट शादी होती है, कुछ रिलीजन्स हैं उनमें जल्दी शादी होती है। तो हम जब भी कोई कुंडली देखेंगे तो उसमें हम देश काल पात्र भी लगाएंगे, कि जैसे कि मान लीजिए कि जिस वर्ग की हम कुंडली देख रहे हैं उस वर्ग में एक सामान्य प्रथा क्या है, उसको कंसीडर करने के बाद ही हम बताएंगे कि भाई अर्ली मैरिज है, टाइम पे मैरिज है या डिले मैरिज है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना। ये नहीं कि अब हमने 1980 की कुंडली लगाई है जिनका 2014 के आसपास जाके शादी हुई है तो ये उसके हिसाब से बहुत डिले है, क्योंकि 20 साल तो आप उधर ही देख लीजिए और 34-35 में जाके इस लड़के की शादी हुई थी। तो 1980 के ज़माने के जो लोग थे तो उनकी इतनी डिले में शादी नहीं होती थी। अब आजकल में इसको ज़्यादा डिले नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये अब हम इसमें ना पैरामीटर्स देखते हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि जैसे हमने लग्न कुंडली में पैरामीटर्स देख लिए, ठीक है, वो हमें जैसे भी दिख रहा है, प्लस माइनस या जो भी दिख रहा है, तो हमको उसको फर्दर कंफर्मेशन करना चाहिए कि चंद्र कुंडली क्या कहती है। यदि चंद्र कुंडली भी उन्हीं बातों को इंडिकेट करती है तो फिर वो प्रॉमिस ज़्यादा पक्का हो जाता है। और फिर अब हम नवांश में चले जाएं।
जैसे हमने पहले भी नवांश का चैप्टर लिया था पिछली बार हमने, तो नवांश में जाके देखेंगे तो नवांश वैसे भी शादी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ही मेन वर्ग वही है, और उसमें भी अगर उसी तरह का दिखाई दे प्रॉमिस, तो फिर हम उस बात को कंफर्म भी करते हैं और हर डिले के लिए हम 6 महीने का समय उसमें ऐड करते हैं। जैसे एक प्रकार का डिले दिख रहा है, एक प्रकार से पीड़ित दिख रहा है कोई भाव या भावेश या कारक, तो हम उसमें 6 मंथ्स का डिले लगाते हैं। एक ये रफ कैलकुलेशन है बट जो काफ़ी हद तक सटीक बैठ जाती है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जैसे अब हमने ये विवाह विलंब से विवाह का ही टॉपिक लिया है आज, तो हमने साथ में इसीलिए लिख भी लिया है कि चंद्रमा से भी हमको ये चीज़ देखनी है, क्योंकि चंद्र कुंडली का तो महत्व सब जानते ही हैं। क्योंकि जब हम लोग कुछ भी नहीं बनाते थे, पंडित जी लोग मैनुअल हॉरोस्कोप बनाते थे, तो भी चंद्र कुंडली साथ साथ बन के टीपना में आती थी। इसलिए आती थी क्योंकि चंद्रमा का बहुत महत्व है, क्योंकि चंद्रमा मन से भी रिलेटेड है, माता से भी रिलेटेड है, माता से ही हमारा जन्म होता है, तो उस दृष्टिकोण से भी, और हमारे भाव विचार मन से, कहते हैं ना मन से जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, मतलब मन बन जाता है तो व्यक्ति बड़े से बड़ा, कठिन से कठिन काम कर लेता है, और कई बार मन नहीं बनाता तो सादा काम भी हम आलस में छोड़ देते हैं टाइप से होता है। तो अब जैसे ये पहला नंबर टॉपिक हमने लिया कि सप्तमेश अगर अस्त हो पर सप्तमेश सप्तम को देखता हो। अब इसमें ये दो बातें जो हमने जोड़ी हैं उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सप्तमेश अगर अस्त है, सप्तमेश अगर अस्त है तो इसका मतलब वीक हो गया ना थोड़ा। जब जो ग्रह अस्त होता है उसके पूरे फल मिलने में थोड़ी कमी होती है, देर लगती है। क्यों? क्योंकि वो होते हुए भी ना होने के समान है, या होता तो है पर अपना प्रभाव नहीं दे पाता। ये नहीं कह सकते कि ना होने के समान है, हमको ये कहना चाहिए कि अस्त ग्रह होता तो है, प्रेजेंट तो है, पर कमजोर हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि सूर्य के इतने करीब होता है कि सूर्य का ही उसके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। उसके अपने जो रिजल्ट्स होते हैं वो देने में उसको समय लगेगा। नेचुरल बात है ना, कोई कमजोर आदमी है तो धीरे धीरे काम करेगा, तो अस्त ग्रह को हम वीक मानते हैं। तो अब सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव ही हमारा वो भाव होता है जो हमारी मैरिज को इंडिकेट करता है, लाइफ पार्टनर की, लाइफ जिंदगी के बारे में बताता है, जीवन साथी के बारे में। तो अगर हमारा सप्तमेश अस्त है तो हमको लगेगा कि ये डिले हो सकता है, लेकिन सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहा हो। अब ये बात क्यों लगाई जाती है कि सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहा हो? क्योंकि अगर सप्तमेश अस्त है और वो सप्तम भाव से भी कहीं संबंध नहीं बना रहा, तो फिर ये जो डिले है ना, ये डिनायल में कन्वर्ट हो सकता है। डिले डिनायल में कन्वर्ट हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिले तो हमें दिख ही रहा है, सप्तमेश अस्त है ना, लेकिन उसका संबंध भी अगर सप्तम भाव से नहीं बन रहा, तो ये हो सकता है कि डिले 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 होते होते मैरिज हो ही ना। ठीक है, मतलब डिले विल कन्वर्ट इनटू डिनायल, डिनायल माने नो मैरिज। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये टॉपिक डाला गया कि सप्तमेश अस्त हो लेकिन सप्तमेश सप्तम भाव को देखता हो। तो वो जब अगर भावेश अपने भाव को देखेगा तो फिर वो उसके फल जरूर देगा। जैसे हमारा वो सिद्धांत है ना, यो यो भावो स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्य तस्यासि वृद्धि भवति। यानी जो जो भाव अपने जो भावेश अपने भाव को देख रहे होते हैं तो वो उनके फल जरूर देते हैं, उनके फलों में वृद्धि होती है। तो अब हमारा मतलब ये हो गया कि सप्तमेश अस्त तो है लेकिन वो सप्तम भाव को देख रहा है, तो अपने रिजल्ट देगा लेकिन देर से दे पाएगा क्योंकि वो अस्त है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात है, सप्तमेश पर शनि की दृष्टि ना हो। यदि सप्तमेश पर शनि की दृष्टि नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई, क्योंकि शनि डिले कराता है। शनि जो प्लेनेट है हमारा वो डिले करता है, स्लो प्लेनेट है, धीरे चलता है, सभी कामों में लेट कराता है। ठीक है, तो अब चूंकि ये हमारा विलंब से विवाह है तो इसलिए हमने एक टॉपिक लिख दिया कि सप्तमेश पे शनि की दृष्टि ना हो तो अच्छा है। यानी कि बेशक हमारा सप्तमेश अस्त है लेकिन सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहा हो तो हम आशा रखें कि भले ही विवाह विलंब से होगा किंतु होगा। इसी प्रकार से यदि सप्तमेश पर शनि की दृष्टि नहीं है तो हमें आशा रखनी चाहिए कि भले से विवाह लेट होगा पर होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा है कि सप्तमेश त्रिक भाव में बैठा हो। अब जब 7th लॉर्ड 6, 8 या 12 में चला जाता है, 3rd हाउस में जाकर भी अब हम यहाँ देखेंगे कि वो डिले कर रहा है, यानी कि त्रिक भाव 3, 6, 10 और 11 इन भावों में गया हुआ सप्तमेश भी रिजल्ट देने में देरी लगाएगा।
तो ये हो गया सप्तमेश त्रिक भाव में गया हो। इसके साथ एक पॉइंट और भी है, सप्तमेश सप्तम भाव से छठे आठवें 12वें गया हो। मतलब एक तो ये है कि हमारी लग्न से छठे आठवें 12वें भाव में, जैसे यानी कि लग्न से छठे आठवें या 12वें भाव में चला जाए सेवेंथ लॉर्ड, या इस भाव से सप्तम भाव से छठे, सप्तम भाव से छठे, एक तो ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6, या तो इस भाव में आ गया। अब ये भाव देखिए दोनों तरफ से आ गया ना, लग्न से ये 12वां है और सप्तम भाव से छठा, यानी इस भाव में अगर सेवेंथ लॉर्ड हमारा जाए तो हमें वहां पे विचार करना चाहिए कि ये डिले देगा। ठीक, इसी तरीके से छठा हो गया, 8वां भाव ये हो गया। अब ये यहाँ से अष्टम भी है, ठीक है, तो ये वैसे देखा जाए तो ये जीवन साथी की आयु का भाव भी बनता है, ठीक है, 8, और 12वां भाव ये बन जाएगा, तो ये यहाँ से 12वां हो गया। अब ये वाले, ये दोनों भाव तो ऐसे हो गए जो दोनों में शामिल हो गए, क्योंकि 3 6 और 10 11 में भी ये शामिल था, ठीक है। तो 6th या और 12th ये दोनों हाउस बड़े कल्प्रिट हो गए, मतलब वो लग्न से भी त्रिक में आ गए और सप्तम भाव से भी त्रिक में आ गए, ठीक है। तो ये एक सिद्धांत निकल के आया कि छठे भाव में या 12वें भाव में अगर हमारा सेवेंथ लॉर्ड गया है तो हमें इस पे विचार करना चाहिए कि ये डिले मैरिज की तरफ हमको इंडिकेशन दे रहा है। ये बात हो गई। अब दूसरा एक सिद्धांत ये भी, वो ये आ गया ना सप्तमेश सप्तम भाव से, या चाहे तो वो सप्तम भाव से 6 8 12 में हो, चाहे लग्न से 6 8 12 में हो, या 3 6 10 11 में हो, तो भी ये डिले दे सकता है, बशर्ते कि और कंडीशंस इसके साथ मैच हो रही हो, ठीक है ना, ये जो जैसे ऊपर वाली। इसी तरह से शुक्र का संबंध अगर शनि से हो, इस शुक्र का संबंध जब शनि से बनता है तो ये, अभी तो हमने डिनायल की ही बात करी है, ये डिले तक की बात कर रहे हैं, पर ये डिनायल में भी कन्वर्ट हो जाता है कई बार जब शुक्र का संबंध शनि से होता है। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया कि चाहे वो लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की, यानी मेल की कुंडली हो या फीमेल की कुंडली हो, लेकिन शुक्र को हमें हर हालत में देखना है, ठीक है ना। तो ये बात जब वहां पर आई तो उसी बात को यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे कि शुक्र का संबंध जब शनि से बन जाता है तो वो मैरिटल लाइफ में डिले, डिनायल, या शादी हो भी गई है तो व्यक्ति को ज़्यादा मैरिटल रिलेशन में संबंध रखने में ज़्यादा रुचि नहीं होती, वो वैरागी से ही रहते हैं, मतलब या तो दूर रहेंगे वाइफ से किसी कारण से, या मैडम दूर रहेगी, जॉब के कारण भी आजकल परिस्थितियां बन जाती हैं, तो कुछ ना कुछ कारण से उनका वैवाहिक जीवन बहुत मधुर नहीं हो पाता, कारण बन जाते हैं। जैसे अब देखिए, या तो विच्छेद हो जाता है, यानी कि तलाक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया, या पहले मैरिज ही नहीं हुई, सबसे पहले तो हम इसी पे लें कि डिले होता रहा फिर मैरिज नहीं हुई, वो भी होता है, या फिर डिले के बावजूद मैरिज हो गई लेकिन अपने अपने काम की वजह से दोनों अलग रहते हैं, ऐसा भी होता है। कई बार ये होता है कि शादी तो हुई लेकिन ट्यूनिंग नहीं है तो उस वजह से अलग रहते हैं, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है। कई बार होता है कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, पर दोनों ही अपने कैरियर की वजह से कहीं ना कहीं अलग रहने की नौबत आ जाती है। तो शुक्र का संबंध जब शनि से बनता है तो इसके कई रूप हो सकते हैं, डिले, डिनायल, संबंध विच्छेद, या दूर दूर रहना, शादी होने के बावजूद भी परस्पर दूर दूर रहना, या किसी कारण से, कई बार होता है एक पार्टनर बीमार हो गया है, अब जब एक पार्टनर ज्यादा बीमार है तो दूसरा पार्टनर उसकी सेवा शुश्रूषा में ही लगा हुआ है ना, दाम्पत्य सुख तो कम हो जाएगा, ये वाली बात। तो इसी तरीके से जब सेवंथ लॉर्ड 8th हाउस, अब 8th हाउस भी हमारा ना विघ्न बाधा का ही होता है, विघ्न बाधा, डिले, एक्सीडेंट, ये सारे 8th हाउस से आते हैं। तो जब हमारा 7th लॉर्ड अगर अष्टम में चला जाए, या 8th लॉर्ड, ये हमने ये निशान बनाया ना वाइस वर्सा का, यानी ये वाला इधर चला जाए या फिर ये वाला इधर चला जाए, ऐसे इस तरह से ये निशान हमने बनाया है कि ये वाइस वर्सा है, 7th लॉर्ड इन 8th हाउस और 8th लॉर्ड इन 7th हाउस। जैसे इस कुंडली में हम देख रहे हैं 8th हाउस का स्वामी बनके चंद्रमा यहाँ पर 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये चीजें डिले कराती ही हैं कुंडली में, ठीक है। इसी तरह से सप्तम भाव में कोई वक्री ग्रह हो, अब वक्री ग्रह भी डिले देते हैं लेकिन देते जरूर है रिजल्ट, ये भी एक बात है। वक्री ग्रह अनसर्टेनिटी देते हैं, डिले देते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट देते जरूर है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि 7th हाउस में अगर कोई वक्री ग्रह होगा तो वो डिले देगा लेकिन मैरिज भी कराएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आए। अब इसमें हमने एक कुंडली लगाई है, 1980 की कुंडली है, 25 मार्च के आसपास का जन्म है इनका। सूर्य कहाँ गया इनका, सूर्य नहीं लिखा है क्या हमने, अच्छा, इनका सूर्य जो है
जनवरी फरवरी मार्च, हाँ इनका सूर्य यहीं पर है, वो मिस कर गए हम। 25 मार्च का इनका बर्थ है, 1980 का। ठीक है, तो अब इस कुंडली में अगर हम इसमें से कोई कोई पैरामीटर लगाएं तो आप देखिए कि लग्नेश इनका गुरु है, वो भी एक सिंह राशि में। पहली बात, लग्न भी एक आध्यात्मिक लग्न है, ये एक पॉइंट हमने नहीं लिया है, लेकिन उसके साथ साथ हम इसे ले सकते हैं कि ये एक अग्नि तत्व की लग्न है, और गुरु भी अग्नि तत्व राशि में ही लग्नेश चला गया है, और वो भी रेट्रोग्रेड वक्री प्लैनेट है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद में हम आ जाते हैं, लग्न की स्थिति ये हो गई, लग्न के ऊपर चंद्रमा एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, लेकिन ये चंद्रमा अष्टम का स्वामी है। ठीक है, हालांकि सूर्य से ये 4 घर आगे है, तो इसको हम चंद्रमा को कमजोर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आगे है, यानी अमावस्या के आगे का है, तो ये तकरीबन अष्टमी का बर्थ होना चाहिए इनका, है ना। अष्टमी नौमी का बर्थ हो सकता है, 10वीं तक का भी हो सकता है, पर सप्तमी अष्टमी नौमी का बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रमा में पक्ष बल है, दिग्बल 50% है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये उसके बाद क्या आती है, हम 7th, ये तो हो गई, हमने लग्न की पोजीशन देख ली, और सप्तम भाव की देखी कि सप्तम भाव में हमारे यहाँ पर चंद्रमा विराजित है, जो कि हमारा 8th हाउस का स्वामी है। अब अगर हम केतु की दृष्टि लगाएं तो यहाँ लग जाएगी, नहीं लगाएं तो ना लगाएं, कोई बात नहीं। केतु की दृष्टि केवल बीमारी के समय लगाई जाती है, बाकी टाइम हम लोग नहीं लगाते केतु की दृष्टि। अब उसके बाद में आ गए भावेश को देखें, तो भावेश जो है हमारा बुध बन रहा है इस कुंडली में, और ये बुध हमारा राहु केतु एक्सिस पर है, और 3rd हाउस में गया हुआ है। तो 3, 6, 10, 11 वो त्रिक वाली बात आ गई ना, त्रिक में चला गया वो। पहली बात वो त्रिक में चला गया, भले अपने मित्र की राशि में गया, लेकिन राहु केतु एक्सिस पर है। और केतु भी जो प्लेनेट है ना, वो मैरिज के हिसाब से अच्छा नहीं है। अगर ये राहु होता है यहाँ पे, तो एक बार वो राहु फिर भी जल्दी शादी कराता है, क्योंकि राहु को ब्याहु कहते हैं, क्योंकि राहु जो ब्याहु मतलब ब्याह कराने वाला। तो राहु प्लेनेट जो है ना, ये भोग का प्लेनेट है, और केतु प्लेनेट आध्यात्म का प्लेनेट है। केतु जो है उसको पूजा पाठ और अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और राहु को भोग पसंद है। राहु को पसंद है बढ़िया कपड़े, बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, बढ़िया जगह घूमना, सैर सपाटा, इंजॉय करना जिंदगी को। तो ये केतु के साथ बुध का जाना यहाँ पर ये भी नेगेटिव हुआ, और ये त्रिक भाव में भी चला गया है। ठीक है, अब सप्तम भाव में हमारा अष्टम का स्वामी आके बैठा, ये गड़बड़, और सप्तमेश हमारा राहु केतु एक्सिस पे चला गया। और इसके अलावा आप देखिए शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो तीसरा डिले हो गया। इसी तरह से मंगल की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु एक्सिस पे, तो वो है ही। तो अब ये बुध कितना पीड़ित हो गया, 1, 2 और 3, 4 ग्रहों से एक तरह से देखा जाए तो ये बुध पीड़ित हमारा हो गया है। राहु केतु एक्सिस पे होने के कारण 2 ग्रह तो वही हो गए, राहु और केतु। ठीक, और शनि और मंगल भी इसको देख रहे हैं, तो ये कितने डिले हो गए, 1, 2, 3, 4 डिलेज हम मान सकते हैं। यहाँ पे 4 डिले हो गए, और इसके त्रिक में जाना तो 5वां डिले हो गया, और यहाँ अष्टम के स्वामी का बैठना, ये 6 डिले हो गए। अब ये जो 6 डिले हैं, तो मोटा मोटी कम से कम 3 साल का तो ये डिले कराएंगे ही कराएंगे मैरिज में, है। लेकिन ये ज़्यादा हुआ है इनकी कुंडली में डिले, क्योंकि वक्री ग्रहों ने भी देखा है, और शनि राहु केतु भी वक्री होते हैं, तो 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव हो गया इसके सप्तमेश के ऊपर। शुक्र इनका वेल प्लेस्ड है। क्यों? भले वो अपने शत्रु मंगल की राशि में गया है, लेकिन वेल प्लेस्ड क्यों है? क्योंकि शुक्र को दिग्बल मिलता है 4थे घर में। ठीक है, और ये 5म भाव में चला गया है, तो पूरा दिग्बल है इसके पास। तो शुक्र की और त्रिकोण में भी गया हुआ है। ठीक है, भले इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पर लाभेश होकर लाभ भाव को वो देख रहा है। ये भी लेकिन 6ठे का मालिक होकर के यहाँ गया है, पर 5म भाव में शुक्र का होना ये ठीक है, क्योंकि त्रिकोण में आ गया। ठीक है, अब और बल्कि लग्नेश की भी दृष्टि इसके ऊपर यहाँ पर पड़ रही है, तो इसने मैरिज तो दी इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि जुपिटर लग्नेश होके वो भी लग्न को देख रहा है, और इधर सप्तमेश के ऊपर भी गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, और कारक पर भी गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो कुल जमा में इसने विवाह तो दिया, डिले कराया, लेकिन विवाह दिया। 35 की एज में जाके इनकी शादी हुई, जो कि उस टाइम 80 बॉर्न पीपल के हिसाब से थोड़ा सा डिले था।
ठीक है। तो इसमें यह भी एक बार बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि जब 8th लॉर्ड सप्तम में चले जाते हैं और सप्तम के लॉर्ड 8th में आते हैं, लेकिन चूंकि लग्नेश गुरु जो है पावरफुल दिख रहा है लग्न के ऊपर। देखिए जो भी हमें मिलता है जीवन में, किसी को भी मिलता है, वो लग्न और लग्नेश के कारण मिलता है। अब लग्न के ऊपर एक अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि है, यद्यपि उसके पास पोर्टफोलियो अष्टम भाव का है, लेकिन चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, तो ये जातक को सुंदर भी बनाएगा और इसको स्वास्थ्य भी ठीक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लैनेट चंद्रमा की दृष्टि आ गई, और जुपिटर जो कि भावेश है अपना, मतलब लग्नेश है, वो भी देख रहा है। यद्यपि वो वक्री है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि भी लग्न पर जा रही है। तो इसकी वजह से जातक को घुमा फिरा के, चाहे लेट सवेरी सही, जीवन के सभी सुख मिलने चाहिए। तो इस तरीके से ये है। और पढ़ाई भी इस बच्चे की अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पंचम का मालिक नवम में भी चला गया, गुरु का संबंध बुध से भी बन रहा है और शुक्र से भी बन रहा है। तो इन्होंने पढ़ाई भी अच्छी करी, वकालत की पढ़ाई करी है, विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी है। 6th लॉर्ड इज इन 5th हाउस, ये भी एक यहाँ पे फार्मूला हमारा मैच हो रहा है। और लग्न का मालिक जो गुरु है, उसका भी शनि के साथ संबंध है। गुरु और शनि भी जुडिशरी लाइन में ले जाते हैं हमें, और ऊपर से मंगल भी इसमें मिल गया है, ठीक है। तो अब ये जो है कुंडली, लेकिन डिले होने में हमें एक कारण देखो, फिर वो ये भी आ जाता है कि जी राहु केतु एक्सेस पे कुंडली आ रही है, तो वही वाली बात कि काल सर्प की कुंडली बन रही है वगैरह वगैरह। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनको जो है अब जाकर के केतु की दशा मिली है 2024 में जाके, ठीक है। इसके पहले उनको, और जिसको केतु की मिलती है उनको नॉर्मली राहु की नहीं मिलती है, क्योंकि केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये आपस में एक दूसरे से 5वीं 6ठी दशाओं का फर्क आ जाता है। और फिर ये लंबी लंबी जो दशाएं आ जाती हैं राहु के बाद, तो राहु, गुरु, शनि, बुध, ये सब लंबी लंबी दशाएं हैं। तो मोस्टली जिनको केतु की मिलती है उनको राहु की दशा नहीं मिलती है। और लंबी दशा चूंकि राहु की होती है, इसलिए राहु की दशा अगर काल सर्प योग की कुंडली है और राहु की दशा ऐसे टाइम पर आ गई है कि जब हम कैरियर बना रहे, तो उस वक्त हमको ज़्यादा कष्ट देती है। तो ये हमने आज टॉपिक लिया कि वक्री ग्रह भी डिले करते हैं, कामों में डिले करते हैं। तो इनका लग्नेश भी वक्री है, और इनका जो बुध का डिस्पोजिटर है वो भी वक्री है। अगर हम यहाँ से देखें तो आप देखिए, चंद्रमा से अगर सप्तम भाव का मालिक लगाए ना, तो गुरु, वो भी वक्री हो गया, ठीक है। लेकिन वो सप्तम भाव को देख रहा है वहां पे। और दूसरी बात, यहाँ से इसमें लगाए, यहाँ से कुंडली से सप्तम भाव का मालिक हो गया, उसके ऊपर भी शनि, राहु और मंगल का प्रभाव हो गया। तो ये चंद्र कुंडली भी इस बात को कह रही है कि भाई वक्री ग्रहों का प्रभाव आ रहा है सप्तम भाव पे, ठीक है। तो ये हमने एक कुंडली लेकर के देखा कि विवाह में डिले। चंद्र कुंडली से भी देखना था ना, तो चंद्र कुंडली से भी देख लिया। चंद्र कुंडली से सप्तमेश गुरु बना, वो भी वक्री है, उसके ऊपर भी शनि, राहु, मंगल का प्रभाव आ रहा है, इधर से केतु का भी प्रभाव आ रहा है। तो दोनों सप्तमेश जो है ना, इनसे पीड़ित हो गए हैं। हमारे लग्न का सप्तमेश बुध और चंद्रमा का सप्तमेश हमारा गुरु, दोनों ही सप्तमेश पीड़ित हो गए हैं। तो जिसकी वजह से कुंडली में अच्छा खासा डिले हुआ। तो ये हमने डिले की कुंडली ली कि डिले मैरिज में कैसे होता है। अभी इसके अगले टॉपिक पे हम लेते हैं डिनायल कैसे होता है शादी में। डिनायल मतलब ये डिले तो हम देख रहे हैं कि भाई डिले हो गया, 2 साल डिले हो गया, 3 साल डिले हो गया। जैसे इसमें हमने 6 पॉइंट निकाले, तो 6 पॉइंट निकाले तो तकरीबन 3 साल का डिले होना चाहिए। एक ये रफ कैलकुलेशन होती है, मतलब अब ऐसा तो दशाओं को भी फिर देखना चाहिए कब सही दशा। हाँ, इनकी मैरिज तब हुई जब इनको बुध की महादशा में शुक्र का अंतर आया। ये भी एक टॉपिक है समझने वाला कि सप्तमेश की महादशा आई और कारक शुक्र का जब अंतर आया, शुक्र इनका बली है, तो तब उसने मैरिज इनकी करवाई। तो हमें कहना ये होता है कि हमें समझना ये होता है कि हमारी कुंडली में जो भी प्रॉमिस है उसको एप्रोप्रिएट दशा कब मिल रही है, मतलब उस वक्त मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जैसे हमने डिले देख लिया था, तो डिले के बाद हम ये देखें कि कब फेवरेबल प्लैनेट की दशा मिलेगी। फेवरेबल प्लैनेट की दशा मिलेगी तो फिर वो काम हो जाएगा, और वो तब भी उस समय फिर हमें गोचर टॉप मोस्ट देखना होता है। जब हमें फेवरेबल दशा मिल गई, जैसे मान लीजिए सप्तमेश बुध की महादशा मिल रही है जो 17 साल की है, तो अब उसमें से हम ये छांटेंगे कि अब इसमें से कौन सा प्लैनेट होगा जब इसको विवाह का कराएगा। तो जैसे हमने देखा कि भाई सप्तमेश में चंद्रमा का अंतर आ जाए, या जुपिटर का आ जाए, या इनके शनि का अंतर आ जाए, या शुक्र का आ जाए, मतलब कुटुंब भाव का आ जाए, सुख भाव का आ जाए, लाभ भाव का आ जाए, पंचम भाव का आ जाए,
या सप्तमेश का ही अंतर आ जाए तो फिर ये मैरिज जो है होती है। इसके भी पैरामीटर्स होते हैं, वो देखे जाते हैं, और उसके बाद फिर हमें गोचर देखना होता है। तो ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे घटनाएं जो हैं वो शेप लेती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस टॉपिक को यहीं इसको विराम देंगे, और अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि डिनायल ऑफ मैरिज कब हमारा देखने में आता है। तो बने रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ और सीखते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया आता है इसमें। और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।